दो जीवाणु का परिचय मेरे से हुआ जी। जुगनू देखे मैंने रात को। आप दो मुंह वाले सांप वहाँ बहुत है। दो मुंह वाले सांप। हाँ, मतलब एक को खटमल तो खैर जब तक नौकरी खत्म हुई तब तक हमारा साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। जी जी जी। और हमने भी फिर उनके साथ आदत सी हो गई कि भाई अब जो है जी जी आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ जी है ना। मुझे जो है ना ऐसा बोला कि गुजराती जो है भगोड़े होते हैं बोला। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે નામ નમક અને નિશાનમાં। હું છું ચિત્રક ખત્રી તમારી સાથે, અને આજે આપણી સાથે રિટાયર્ડ નાયક શ્રી વિશાલભાઈ વાજા ઉપસ્થિત છે। જય હિન્દ વિશાલભાઈ। જય હિન્દ। આપણે દર્શકોને સૌ પ્રથમ આપણે કઈ રીતે મળે એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે, પણ દર્શકોને એ બ્રીફલી તમે કહી દો કે આપણી મુલાકાત કેવી રીતે થઈ। જય હિન્દ, ધન્યવાદ। આઈ થિંક આપણી મુલાકાતને 1.5 વર્ષ જેવું આમાં વીતી ગયું છે। જી જી। અને આપના ફાધર સાહેબ જે મીડિયા રેવોલ્યુશન ન્યૂઝ ચેનલ ચલાવી રહ્યા છે, રાઈટ? જી 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 જી। અને મારી એક મુહિમ હતી જે શહીદ જવાનો માટે સરકારને એક આરટીઆઈ કરી હતી ને એના માધ્યમથી એ મુહિમનું મેં જે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું હતું જી, એમાં જ્યાં સુધી મને યાદ છે ત્યાં સુધી આપના ફાધર સાહેબ સાથે પ્રહલાદનગર ગાર્ડન જે છે ત્યાં 26 જાન્યુઆરીના રોજ મેં સવારના 6:30 વાગે આ જે સિગ્નેચર કેમ્પેન અભિયાન ચલાવ્યું જી। એ દરમિયાન આપના ફાધર સાહેબ સાથે મુલાકાત થઈ। જી ત્યારબાદ આઈ થિંક તમે મારા અમુક ઘણા બધા ન્યૂઝ ચેનલોમાં ને જી 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 વિડીયો ઘણા વિડીયો જોયા હશે। અને એ પછી આપણે રેગ્યુલરી મીટિંગ। કોન્ટેક્ટમાં યસ આવ્યા। યસ। એટલે ખૂબ સારો અનુભવ। અને મીડિયા જગતની અંદર હું જ્યાં સુધી મારું જેટલું નોલેજ છે અને જેટલું હું સમજુ છું, આપના ફાધર શ્રીએ મને ઘણી બધી જગ્યાએ જોયો છે અને ફોલો કર્યા છે। જી સાચી વાત છે। અને મેં પણ એમની એક કાર્યપ્રણાલી જોઈ છે જે મીડિયાની અંદર એ ખૂબ જ એમ એવું કોઈ નહીં કે આ પક્ષપાત કે આવું કે કોઈ ફેવર, એ મતલબ જે સત્ય છે એની સાથે એમનું એક હંમેશા દાયિત્વ રહ્યું છે જી કે ભાઈ બી ટ્રુ જે વસ્તુ છે। ભલે આપણે માનીએ છીએ કે અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર અમુક સિસ્ટમ સાથે જ્યાં સુધી પૂરતા પુરાવા ના હોય એટલે બધી વસ્તુમાં ઘણીવાર લોકો બ્લેમ કરતા હોય છે। સાચી વાત છે સર કે ભાઈ મીડિયા આ રીતનું કરે છે, આમ છે તેમ છે। પણ આઈ થિંક કે હું પણ જ્યારે આ ફિલ્ડમાં મતલબ કે જે મુહિમ કરી જી એના પછી જે વસ્તુઓના મને અનુભવ થયા જી અને જે મીડિયાની મજબૂરીઓ વિશે મને જાણવા મળ્યું, રાઈટ સર। એટલે હું કહી શકું કે योर फादर इज बेस्ट मीडिया पर्सन। ओके। एंड आप भी जो है बहुत ही जो आपने इस चैनल के बारे में मेरे साथ बातचीत करके और जो ये नया पैगाम गुजरात के जो यूथ के लिए जी जो हमने आइडियाज किया हम दोनों ने मिलके या आपने, बट एक हाथ से कोई काम नहीं होता है। ताली जो है हमेशा दो हाथ कुछ से अच्छे काम करने हैं तो ताली वाला शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए जो सोचा है जब निकले हैं जी तो उसमें एक टीम वर्क होता है जी, और एक टीम वर्क के अंदर हर एक प्लेयर को अपने बॉडी के ऊपर भरोसा होता है। सही बात है। मैंने ये नाम नमक निशान का जब मेरे जहन में आया ना, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे मीडिया कर्मियों के लोगों का मैंने अपने विजन में देखा था जी, बट मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं तो जो होता है किसी की मजबूरियाँ होगी जो भी है जी, बट मेरे विज़न में आप फिट बैठ रहे थे, ओके है ना। तो और आपने भी उस रुचि को दर्शाया कि नहीं ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। जी 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 जी। तो इस प्रकार से हमारी जो मुलाकात हुई है तो मैं आशा करता हूँ कि ये नाम नमक निशान जी जो एक पैगाम लेके आएगा गुजरात की जनता तो है ही बट पूरे भारतवर्ष के यूथ के लिए जी, यंगस्टर के लिए कि भाई किसी भी फील्ड में रहो आप, चाहे आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप एक होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हो, परंतु अपना ड्यूटी अपना कर्तव्य
जो मैंने फ्रेम आपको बताया, जो नाम बताया, नाम नमक निशान, जी उस चीज़ को अपने जहन में हमेशा इंसान अगर रखे जी तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई गलत काम पनप सकता है। सही बात या है। हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान जैसे देश जो स्लीपर सेल और ये वगैरह वगैरह है ना, उस आगे उनके बारे में भी अपने किस्से बताएंगे। श्योरली। तो वो सब चीज़ों से एक आम सिविलियन, आम आदमी, एक आम महिला, एक आम बच्ची, एक छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे या जो भी है, वो कैसे इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। जी हम आगे हमारे जो आगे एपिसोड हम तैयार करेंगे जी उसमें मैं विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब मैं नहीं चाहता कि नाम नमक निशान में कोई भी एक चीज़ छूटे। अरे सही बात है सर। ठीक है, सही बात है। जो स्कूल में जितना आपने सीख लिया बच्चों ने उतना तो सीख ही लिया, जी बट एक एडिशनल चीज़ जो जी। मेरे ट्रेनिंग के दौरान के जो अनुभव है जी 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 और जो मुझे लगता है कि ये सबको इन चीज़ों के बारे में जागरूकता और नॉलेज मिले, मिले। सही बात। जिससे हम होने वाली वारदातों के ऊपर, होने वाली घटनाक्रम, जो भी हादसे होते हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए, कैसे बचा जाए और कैसे किसी की रक्षा कर सकते हैं। सही बात है है सर। ना, तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार से अपनी जो मुलाकात हुई है जी। और मैं आशा रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत ही इस देश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज और अच्छा कार्य करेंगे। जी श्योरली श्योरली सर। હવે શરૂઆત આપણે પહેલાં દર્શકોને આ વસ્તુથી રૂબરૂ કરાવવાની કોશિશ કરીશું जी કે આપણે આ ચેનલ જે છે જેનું નામ આપણે નામ નમક અને નિશાન राइट सर। રાખેલું છે, આ આખી વસ્તુ જે છે ને કે હું જ્યારે જે સમયે 2001ની જ્યારે હું 2000માં જોઈનિંગ ભરતી થયો અને 2001માં જ્યારે હું ગયા ટ્રેનિંગ સેન્ટરની અંદર જે બિહારની અંદર આવેલું છે, ओके। અને જ્યારે ત્યાં ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં મેં સમજી લો કે મારી કરમભૂમિ હતી અને એ ભૂમિ પર જ્યારે પગ મૂક્યો ને એના પછી જ્યારે ટ્રેનિંગ સેન્ટરના જે ગ્રાઉન્ડ હોય તેના દરેક 500 મીટરના અંતરે હું આ એક બોર્ડમાં આ શબ્દ લખેલા વાંચતો, ओके। એમ લખેલું હોય કે નામ નમક ઓર નિશાન, એક ગોલી એક દુશ્મન. એટલે આ બધા સૂત્ર જે છે, આ નામ નમક નિશાન જે છે ને, એ ફક્ત નામ નમક નિશાન લખવાથી એને સમજવું પડશે. રાઈટ સર। અને સમજવાનું જે છે કે આજે આપણે તમને હું બહુ વિસ્તારમાં સમજાવું તો ખાલી આર્મીની અંદર જોઈન કર્યા પછી દેશ સેવા થાય એવું નથી. ओके सर। બરાબર છે. તમે આજે જે આ વિચાર તમારા જે આવ્યા કે આપણે ગુજરાતની અંદર આર્મીની આખી વ્યાખ્યા શું છે, આર્મીની અંદર જોઈન કઈ રીતે થવાય, राइट सर। આર્મીમાં આપણે શું પરેશાનીઓનો સામનો કરવાનો છે. जी सर। કારણ કે જનરલી શું છે કે આપણે ગુજરાતી જે ફેમિલીઝ છે એ લોકોના મગજમાં એક એવું છે કે ભાઈ આર્મીમાં જાય એટલે છોકરાના લગ્ન ના થાય, આર્મીમાં જાય તો એ જીવતો પાછો ના આવે. જી સર। લોટ્સ ઓફ એવી ઘણી બધી એમની મેન્ટાલિટી છે. जी सर। તો એ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે. ओके। બરાબર છે. એવું વિચારે કે ભાઈ આર્મીમાં જાય એટલે ડ્રિંક કરતો થઈ જાય, નોનવેજ ખાતો થઈ જાય. जी। આ બધી વસ્તુ વાહિયાત વાતો છે અને એકદમ ખોટી વસ્તુ છે. ओके। તો નામ નમક નિશાન જે વસ્તુ છે એ નામ જે છે, આપણે એક બાળકનો જન્મ થાય जी। એટલે સૌથી પહેલાં એ જન્મ થયા પછી ઘરની અંદર ઓલા લેખ, વિધાતાના લેખ ને પહેલાં એનું નામ નક્કી કરવામાં જી આવે, સર। નામીકરણ. એટલે નામ જે છે ને એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. जी। આ ખાલી ફોજ માટે તમે જ્યારે તમારી જે જોઈન થયા પછી ડિફેન્સમાં, हाँ। એટલે એ તમને શીખવાડવામાં આવે છે કે તમારે આ નામ ક્યારેય ભૂલવાનું નથી. ओके। બરાબર. નમક, આજે આપણે જે સંસ્થાની અંદર, જે દેશની અંદર આપણે જે નમક ખાઈ રહ્યા છીએ, આપણે એની સાથે ક્યારેય ખોટું નથી કરવાનું. जी सर। એટલે આ નમક છે. નિશાન જે છે કે હું જેમ કે મારી જે રેજિમેન્ટ છે, जी। મારી જે કોર છે, जी। બરાબર છે, મારું જે યુનિફોર્મ છે, जी। તો આજે કોઈ બી જગ્યાએ હું કંઈ પણ વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરીશ તો મારું જે નામ છે, મારું જે જાતિવાદ છે કે જે કાસ્ટિઝમ છે કે વોટ એવર જે કંઈ બી છે, जी। હું આ બધામાં બિલીવ નથી કરતો. ओके। પરંતુ
હું આમાં બિલીવ કરું છું કે સૌથી પહેલાં હું ક્યાંય પણ જો કંઈ ખોટું કરતા દેખાઈશ તો આ યુનિફોર્મની ગરિમાને ચોટ લાગશે. રાઈટ સર. બરાબર, એટલે એ વસ્તુ થઈ ગઈ મારું નિશાન. તો જનરલી હું આપણા યુથને કહેવા માંગીશ કે તમે પણ તમારા જીવનની અંદર नाम, नमक और निशान इसको ग्रहण करने की कोशिश करें. और ज़रूरी नहीं है कि सेना में जाओगे तो ही देश सेवा है. आप अपने आसपास में 24 घंटे के अंदर एक 10 मिनट भी अगर कोई अच्छा काम कर लोगे, वो देश के लिए जो अर्पण आपने समय निकाला है वो देश सेवा है. जैसे आपके आसपास में गंदगी है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ जो है, अब हम क्या करते हैं, वो सफाई वाले का इंतज़ार करेंगे. भाई वो आएगा तो ही वो कचरा उठाएगा जी, है ना. छोटा मोटा काम तो हम भी कर सकते हैं. राइट. देखो फौज के अंदर मैं आपको बड़ी विस्तार से बताऊं तो मैं अपनी पहले आपको कहानी जो है बताता हूं कि मेरे फादर साहब जो है उनका 99 में देहांत हो गया. बॉम्बे के अंदर उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ. उनको बचपन से ही जो है हार्ट वाल में जो बोलते हैं ना, वाल सुराख था. तो 2 ऑपरेशन उनके ऑलरेडी मेरे बचपन के जीवन काल के अंदर ये घटना घट चुकी थी. और 99 में बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर उनका देहांत हो गया. उसके बाद हम लोग अहमदाबाद में किराए के मकान पे रहते थे. जी. मुझे याद है वो किराए की जो रसीद है वो आज भी मेरे पास है. 32 रुपया से लेकर 35 रुपये तक की महीने के किराए की रसीद. ठीक है. वो मकान भी मेरे फादर साहब लिख के गए थे कि हमें, ऐसा होता है ना कि कोई जगह पे आप जब 15-20 साल रह लेते हो तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि भी वो खाली नहीं करते, वो पैसे लेते ये वो. जी. तो मेरे फादर साहब ने मेरे पास वो कभी अगर हम नेक्स्ट शो करेंगे तो वो किताब दिखाऊंगा जी, जो उन्होंने लिखा था कि भाई मैं आप दोनों बेटों को ये सूचित करता हूँ कि आप जो है, जब मैं अहमदाबाद में आया था तो एक मासी हुआ करते थे, एक बा हुआ करते थे. जी. तो उनकी प्रॉपर्टी थी ये, जिन्होंने कांकरिया लेक का पूरा कंस्ट्रक्शन किया ओके. था. जीवराज भाई सिद्धपुरा ऐसा उनका नाम था. ओके. तो उनकी प्रॉपर्टी में हम रेंट पे रहते थे. एक छोटा सा एक कमरा था, उसी के अंदर सब कुछ हमारा वो था, एक ही रूम. तो वो लिखे कि भाई हमें किसी की तरह पैसे की लालच में नहीं आना है. जी. मेरे फादर साहब ने जो मेरे दादाजी है उनकी जो प्रॉपर्टी मिली थी, तो एक वहाँ पे छोटा सा घर उन्होंने बना के जस्ट तैयार ही किया था कि अब जो है मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है वहाँ जीऊँगा और अपने बेटे को अपने साथ में रख के वो वहाँ पे जीऊँगा. बट दुर्भाग्य से उनके नसीब में वो घर नहीं है, उनके नसीब में आया और वो इस दुनिया से चल बसे. जी. तो उन्होंने लिखा था कि भाई आपने ये मकान जो है स्वैच्छिक दे देना है और यहाँ से आप जो है अपने गांव भावनगर में शिफ्ट हो जाना. जी. तो मैं थोड़ा ना शुरू से, बचपन से मैं एक मान के चलो ना कि बड़ा शरारती बंदा था. ओके. ठीक है. ठीक है. ठीक है. मतलब उटपटांग हरकतें करना मेरी वो थी कि भाई क्यों ऐसा. तो कई लोगों ने मेरे को बताया यार पैसे मिलेंगे 2-2.5 लाख रुपए उस टाइम पे बोल रहे थे कि अगर तुम खाली नहीं करोगे मिलेंगे ये वो. जी. तो मैंने बोला यार हम क्यों खाली करेंगे. जी. है ना. फिर मेरे बड़े भाई साहब है, आज वो PSI है. ओके. तो हालांकि मेरी और उनकी इतनी खास खाकी वर्दी के हिसाब से बहुत कॉम्बिनेशन डिस्प्यूट रहते हैं. कोई डिस्प्यूट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना है कि आपसी कोई ऐसा नहीं है. उनके नेचर से वो हॉनेस्ट है. वो पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बाद भी बड़े हॉनेस्टली है, वो मुझे मालूम है. जी. है ना. बट क्या है कि थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह का जो होता है ना, डिसिप्लिन वगैरह, तो उस चीज़ को देख के थोड़ा सा हमारा होता रहता है कभी कभी. तो वो जो है PSI है और वो अभी राजकोट में रह रहे हैं. तो फिर ये जो मकान था वो उन्होंने बोला कि भाई पिताजी ने बोला है तो हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए. जी. 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 तो फिर मेरे जहन में आया हमारा जो गुजरात है वो मतलब सिद्धांतों पे चलता है. जी. है ना, कि भाई गलत नहीं करना, ये सब भावना होती है. फिर उस समय मैंने बोला ठीक है यार, क्या है, कोई बात नहीं. फिर धीरे धीरे उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी. जी. आसपास में माहौल भी, मैं जिस जगह पे रहता था ना वो बड़ा ये कह सकते हैं कि आज की डेट में भी वो एरिया बहुत अच्छा नहीं है. जी.
है ना, सुखराम नगर, गोमतीपुर, जुलता मीनारा, वहाँ पे मैं रहता था प्रभु निवास करके। बड़ा बड़ा ही मतलब वहाँ शराब है ना और गलत काम ये सारे मतलब बेफिक्र होके होते हैं जी, खुलेआम। सही है। ठीक है, तो फिर पिताजी गए और ये सब चीज़ें हुई। जाने के बाद में जब मैं वो मकान हमने दे दिया और हमने हमारा जो सामान था, सामान तो कुछ था नहीं ज़्यादा, तो वहाँ से गए हम भावनगर शिफ्ट हुए। जी मेरे बड़े भाई साहब जो है वो और मेरे मदर माता जी जो है उनकी नौकरी राजकोट में थी, तो ऑलरेडी राजकोट में उन्होंने अपना घर और सब कुछ बनाया हुआ था और वो जो है तो वहाँ पे उनकी जॉब वगैरह थी, तो राजकोट में रहते थे। फिर मेरी जिम्मेदारी में आ गया कि भाई चलो भावनगर वाला जो है अब मैं उसको जिम्मेदारी के साथ निभाता हूँ जी। तो उसमें जो थोड़े बहुत काम वाम थे वो मेरे भाई साहब ने मेरी हेल्प की और वो सब किया। उस दौरान वहाँ से एक किस्सा शुरू होता है भारतीय सेना का। ओके। है ना, तो भारतीय सेना में जाने का शौक तो मुझे ये मान के चलो ना कि बाबरी मस्जिद कांड जब हुआ था, जो दंगे हुए थे जी 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 उस टाइम से था। अहमदाबाद में ही जो है फौज के ट्रक आते थे, कर्फ्यू लगता था जी, जी, जी। हर 2-3 महीने में। अहमदाबाद के अंदर माहौल जो है आपको आपके फादर साहब को ही पता होगा, अगर आप थे कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट कर्फ्यू बहुत होते थे, आपने सुना भी होगा। हाँ, सुना है कि हर जैसे मुहर्रम हो गई, ताजिया हो गया, हिंदू का जो रथ यात्रा हो गया, तो यहाँ पे कम्युनिटी दंगे बहुत होते थे। तो उस दौरान फिर वो सब चीज़ों को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए शरारत जो है थोड़ी बहुत जो बोलते हैं ना वो आ गई थी। आपके फादर साहब का भी इन्फ्लुएंस रहा होगा इसमें, आपकी सोच में कि आपको आर्मी में जाना है, कि ऐसा नहीं था? नहीं, अगर ऐसा मैं आप अगर ये सवाल पूछ रहे हो ना तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर ना बड़े स्ट्रिक्ट थे। जी। स्ट्रिक्ट मतलब कि एक तो वो मेरे उसके लिए भी थोड़ा एक पीछे जाना पड़ेगा एक कदम। ओके। कि मेरे दादाजी वगैरह जो है, हम लोग जो है भावनगर के हमारा कामकाज था वैदराज का, हम दवाइयों का व्यापार करते थे। जी। जो आयुर्वेद दवाई बनाना, तो मेरे फादर साहब जो है वो उनके पिताजी जो है वो उस ज़माने में दवाई वगैरह जो आयुर्वेद से दवाई बनाना, लोगों की नाड़ी पकड़ के बीमारी बताना, जी। तो ये सब काम किया करते थे। और उनके भी जो दादाजी है वो मेरे ख्याल से आज़ादी के टाइम पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी भूमिका निभाई है, ऐसा सुना है हमने। अब देखा नहीं है तो पता नहीं, लेकिन बट सुना है कि हाँ वो जो क्रांतिकारी दिमाग के सब लोग हुआ करते जी, थे, जी। तो वो क्रांति जो है हमारी नसों में कुछ क्षणों में आ गई और अभी हमने जो है इसको बिल्कुल फ्लो के साथ बढ़ाना है। जी जी। इसीलिए मैंने ये चीज़ सोची कि यार आज हमारे यूथ के सामने भी हम जाए नाम नमक निशान के साथ में, और उनको बताया कि यार जीवन में ना यू टर्न आता है और उस यू टर्न को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो आप जो है बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। तो फादर साहब की तो वो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे। मुझे आर्मी की ट्रेनिंग में लोग कहते हैं ना कि फ़ौज में यार बहुत रगड़ा देते हैं, बहुत पिटाई होती है, बहुत परिश्रम होता है। जी जी। बट मैंने ना बल्ले बल्ले करके फ़ौज की ट्रेनिंग कर ली। अच्छा, सही है। क्यों पता है? क्यों जितना रगड़ा पट्टी फौज में मेरे को मिला ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे फादर साहब ने मेरी मतलब जो है सर्विस की हुई थी। बचपन से ही वो सर्विस हुई थी? मतलब तीसरी चौथी कक्षा से जो है आप मानो कि दे धनाधन होता था। ओके। ठीक है, रोज़ शाम को 6 बजे अहमदाबाद में बिजली जाती थी और मेरे पिताजी जो है उनका हार्ट पेशेंट थे, दवाई वगैरह लेने की वजह से थोड़ा नेचर भी चिड़चिड़ा हो जाता है। पेशेंट आती है तो, बट उन्होंने संघर्ष बहुत किया और वो मेरी ना इतनी छत्तर लगाते थे हर चीज़ में, छोटी सी छोटी चीज़ में। अगर खाना खाते समय निवाला थाली के बाहर गिर गया तो सीधी हाथ पे सोटी, है ना। स्कूल जाने में थोड़ा सा लेट हो गए तो पीछे की तरफ जो है सोटियाँ लगेगी। बट परिस्थिति बहुत ख़राब थी हमारा, उनकी सैलरी में ये सब गुजारा वगैरह करना बड़ा दिक्कत था। मैं बताऊंगा, मैं अहमदाबाद के स्वामीनारायण स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ और उस टाइम पे ब्लू कलर का ही चड्डी का यूनिफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, तो वो चड्डियाँ भी जो है ना अगर आज तीसरी कक्षा में ले ली तो मेरे ख्याल से मैंने छठी कक्षा तक पहनी होगी उसको। ठीक है, वो फट जाती थी तो फिर वो एक ब्लू कलर का कपड़ा जो है पिताजी वो टेलर के वहाँ से ला के उसको लगा के और वो हाथ से ही रफू करके, तो ऐसे दिन गुजारे। बट ठीक है,
समय था, अगर वो ऐसा दिन नहीं आता तो शायद आज इंडियन आर्मी से रिटायर्ड भी नहीं हो पाता। जी 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 है ना। तो हालात जो है आदमी को सब कुछ सिखा देता है। तो उसके बाद में फिर जो है मेरे फादर साहब जो है चल बसे दुनिया से, और बहुत कुछ सिखा के गए मेरे को, बहुत कुछ। मतलब और उन्होंने वो किताब में लिखा भी है कि मुझे अभी मैं सबसे छोटा लड़का हूँ, मेरा भाई बड़ा है, मैं छोटा हूँ। तो उन्होंने लिखा भी है कि मुझे अभी इसकी चिंता नहीं है, ये अब जो है दुनियादारी को समझदार हो चुका है, तैयार हो चुका है लड़का। मतलब तो अब देखो, उस समय मैं 10वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम दिया था जी, और मेरे फादर ने जानबूझ के ऑपरेशन करवाया। उन्होंने मतलब तो ऐसा ना कि गवर्नमेंट नौकरी चालू सर्विस में अगर मैं एक्सपायर हो जाऊं जी, तो मेरे एक बेटे को नौकरी मिल जाएगी, ओके, ये सोच के इन्होंने। और एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, मैंने ये सिर्फ मेरे पिताजी की बात नहीं है, मैंने कई सारे केसेस देखे हैं कि जिसमें जो है हम लोगों का एक गुजरात में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो चाहते हैं कि यार मेरे जाने से पहले ये मेरा बेटा जो है कहीं सेट हो जाए। जी, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस तरीके से वो जो है चालू सर्विस में एक्सपायर हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, वो कोई बीमारी, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं भी कराते चल जाता, बट उन्होंने नहीं माना और करा लिया और कराया, और वो सक्सेस नहीं हुआ। वो बहुत लंबी कहानी है, उसमें भी बहुत सारी घटनाएं घटी थी, किसी दिन उसके बारे में करेंगे। बट आज जो है अपना मेन मोटो है कि इंडियन आर्मी से तो वहाँ से फिर मैं अहमदाबाद से शिफ्ट हुआ भावनगर जी। भावनगर में मेरा जो मकान था वो बन ही रहा था, वो बनते ही फिर मैंने जो है वहाँ पे मेरे भाई साहब ने ऊपर एक छोटा कमरा बना दिया, वहाँ मैंने रहना शुरू किया। और रेमंड्स का शोरूम था भावनगर में। मैं कपड़े के अंदर पहले छोटे मोटे बचपन में काम किया करता था, तो जी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में काम किया। ओके, मैंने 75 पैसे मेरे को एक फ़ोटो फ्रेम थी, नाम मेरे को संतोषी फ़ोटो फ्रेम करके एक दुकान थी जी, जो मेरे घर के नीचे ही थी। जी जी, तो वो मेरे को 75 पैसा पर डे का देता था, और वहाँ पे जो है माताजी वो भगवान के फ़ोटो वगैरह का काम हुआ करता था जी, तो वहाँ से नौकरी का काम शुरू किया। फिर रोलिंग मिल में गया, फिर जो है ये सरिये वरिये साफ़ करने वाला, फिर चूड़ी बनाने के कारखाने जी, में जी। उसके बाद में चाय वाली जो दुकान है वहाँ पे चाय की गंडेरी लेके किसी कपड़े की दुकान पे डिलीवरी करना, लस्सी वाले के वहाँ काम किया, है ना। तो मतलब मेरा ऐसा था कि फिर इसने बोला कि मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा, तो मैं सीधा दूसरे दिन वहाँ पे, फिर उसने बोला मैं तेरे को ये दूंगा, तो फिर मैं उसके बाद ऐसा करते 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 जो है मैंने एक स्केल बढ़ाने के लिए समझो या अनुभव के लिए, मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ जी, ठीक है। मुझे ये लगता था कि पढ़ाई के साथ साथ में ये सब चीज़ें जो है घटना घटी थी। मेरे को साइकिल के लिए 1 रुपया चाहिए था जी, तो पिताजी ने बोला कि कमाने जाओगे तो पता चलेगा। तो ये बात साली दिमाग और दिल में घुस गई थी। तो कमाने के लिए फिर मैंने ये मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ कपड़े की दुकान में और इधर उधर सब जगह पे नौकरियाँ की, बहुत सारी जगह नौकरियाँ की। और करते करते आज भी श्री राम वस्त्र भंडार पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे गोपाल भाई और ओम प्रकाश जी करके है, रवि एम्पोरियम है, वहाँ पे सुरेश भाई प्रजापति करके है, ये सब मेरे सेठ हुआ करते थे। ओके, है ना। और उन लोगों का भी बहुत योगदान है वो बहुत सारी चीज़ों को सिखाने में। जी जी, तो नौकरी की वहाँ से भी बहुत कुछ चीज़ सीखा। और उसके बाद में जब भावनगर गया तो मैं रेमंड शोरूम में मेरे को नौकरी मिली जी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा। और मैं ना कहीं भी काम करता हूँ तो मेरे को इतना मालूम है कि वो लोग मुझे चाहने लगते हैं। सही है सर, ठीक है। क्यों चाहने लगते हैं वो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मैं कभी भी ना ये नहीं सोचता कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है और मेरी सैलरी 1000 रुपया है तो 1000 का ही काम करना है, ऐसा नहीं जी। मैं हर जगह पे सोचता हूँ यार ये अपना है, जी 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 जी, ये अपना है। वहाँ से फिर हम भावनगर गए, रेमंड्स में गया। रेमंड से फिर जो है मैंने ज्वाइनिंग के लिए, मेरे तो दिमाग में था ही कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है जी, तो फिर मैंने जो है वो इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट भर्ती थी जी, और पहली ही भर्ती में जो है मेरा सिलेक्शन हो गया राजकोट के अंदर। ठीक है। और उस टाइम पे सावन का ही महीना था। अब मेरी जो है जी, अक्टूबर महीने की 6 तारीख को मैं ज्वाइन हुआ था। ओके, आर्मी ज्वाइन की थी, आर्मी ज्वाइन की थी। सही है। ठीक है। 8वां 9वां ये 9वां महीना है ना, सितंबर महीने की 6 तारीख। ओके, ठीक है। और 1 अक्टूबर को मैं रिटायर हुआ था।
ओके, ठीक है। सही है। तो ये है अपनी यहाँ तक फौज में जाने की सिलेक्शन की बात। जी उसके बाद सर, आप सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आप है ना, जो हायरार्की होती है ना वो आर्मी के पोस्ट की, वो आप ज़रा समझाइए ना। पोस्ट में समझने के लिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ना, कि ट्रेनिंग के अंदर की जो दास्तान है, हाँ बस वही वो समझना जरूरी है। मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे साथ जो है 40 जवानों के साथ में मैं जामनगर BRO से मुझे उस टाइम पे जामनगर से ही भी, वहाँ पे भी इन्होंने जब ट्रेनिंग के सिलेक्शन होने के बाद में वो लोग सिलेक्ट करते कि भाई इनमें से कौन बंदा ऐसा है जो इन सबको यहाँ तक ले जाएगा। ओके। तो वहाँ मेरा जो है उन्होंने सिलेक्शन किया और मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप इनके चैंपियन रहोगे। तब मेरे को पहला वर्ड मिला फौज के अंदर, चैंपियन। ओके। तो आप इनको सबको जो है यहाँ से यहाँ लेके जाओगे जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मैंने अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से हमने ट्रेन पकड़ी 40 लोगों के साथ में। मैं गया के लिए रवाना हुआ। जी। दिल्ली से हमने ट्रेन चेंज की। जी। फिर दिल्ली से हम जो है बोध गया, बहुत अच्छी भूमि है जी। और बिहार के अंदर पड़ती है। वहाँ पहाड़पुर गया करके जो जगह है, वहाँ पे आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर, अभी वहाँ से सेंटर हट गया है, बेंगलोर चला गया। ओके। और वहाँ पे OTI गया है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर जो है। जी। ठीक है। तो फिर वहाँ गए। वहाँ पे भी जाने के बाद इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है होती है फ़ौज में। यहाँ पे हमारा मेडिकल सब कुछ हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, हमें लगा कि हम जाके अभी वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। जी जी। लेकिन वहाँ पे भी 2 महीने तक हमारा जब तक वेरिफिकेशन यहाँ नहीं होता है तब तक ट्रेनिंग वेनिंग वहाँ पे वो सब स्टार्ट नहीं हुआ था। जी। फिर वहाँ पे भी मेडिकल दोबारा हुआ, क्योंकि कुछ उनको डाउट रहता है फौज में ना, बिल्कुल डाउट नाम का शब्द नहीं होता है, एकदम क्लियर चाहिए। जी जी जी। जहाँ थोड़ी सी एरर आ गई वो रुक जाएंगे, भाई ऐसे नहीं, तो चेक करो क्या है। जी। तो वो करते 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 ख़त्म हुआ सफ़र। फिर ट्रेनिंग के लिए हमें स्टार्टअप किया। जी। और मुझे याद है मेरा प्लाटून ट्रेनिंग का जो एक प्लाटून नंबर होता है, जी, मैं 38 प्लाटून का। फिर वहाँ पे भी मेरा चैंपियन में सिलेक्शन हुआ। ओके। ठीक है। ठीक है कि भाई आपने प्लाटून का चैंपियन बनना है और इन लोगों को जो है ट्रेनिंग वगैरह देनी है। जी। ट्रेनिंग देनी मतलब हमें वो ट्रेनिंग देंगे, बट मैं वहाँ का प्लाटून का चैंपियन रहूँगा। उस्ताद ये 40 बंदे जो है उन सबका। फिर वहाँ से कुछ सिलसिला हुआ। एक हवलदार अजब सिंह करके थे, जी, जो यूपी के रहने वाले थे। वो हमारे प्लाटून NCOs जो बोलते हैं, हमारे प्लाटून के लीडर वो थे। जी। उन्होंने मुझे जो है ना ऐसा बोला कि गुजराती जो है भगोड़े होते हैं, बोला तुम तो सब भाग जाओगे 2 दिन में, बोला अच्छा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, बोला। तो खाली ये बात जो है ना दिल पे चुभ गई कि ऐसा कैसे बोल दिया इसे। जी जी जी। है ना। तो जैसे मैंने बताया मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं उस टाइम पे उनको रिप्लाई नहीं दिया। जी। और जैसे जैसे 2-4 दिन हुए फिर मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में अकेले में पूछा जी। कि सर आपने ऐसा क्यों बोला। जी। जिस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और उसी जगह से हम आए हुए हैं। सही बात है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा सर, मेरा मतलब मुझे बड़ा पेन हुआ कि यार ऐसा क्यों बोला कि गुजराती भगोड़े होते हैं। हम कितनी मेहनत करके कितने, मतलब मैं बताऊँ ना कि मैं जो ये दंगे होते थे, कर्फ्यू होता था, उस टाइम पे जब मैंने जहन में सोचा था कि मैं किसी टाइम पे फौज ज्वाइन करूँगा, मैंने मेरे फादर साहब को एक बार बोला भी था। जी। मैंने बोला अपना तो पक्का हो गया भाई, अपने तो जाएंगे। मतलब मैंने उस टाइम पे गुजराती में बोला था, मैं गुजराती बताता हूँ। मैं એવું કીધું કે ભાઈ પપ્પા આપણે તો ફાઇનલ છે, આપણે તો જઈશું ને તો આર્મીની નોકરી કરશું। ओके। बराबर बराबर है। बहुत छोटी उम्र थी जी। मान के चलो ना, मैं उस टाइम पे 4वीं-5वीं कक्षा में होऊंगा। जी। मैं जो कर्फ्यू वगैरह के टाइम पे जो फौजी आते थे तो उनको चाय वाय पिलाने के लिए मेरे फादर साहब बना के देते थे। मेरे टेरेस पे वो लोग रहते थे। जी। जब दंगे होते थे तो उस टाइम की बात, तो फिर उनको चाय वाय देने जाता था। तो उस टाइम पे एक सरदार थे, मेरे को नाम याद नहीं है, बड़ी धुंधली सी यादें है वो। जी। बहुत छोटा था मैं, 4-5वीं कक्षा में था शायद। जी। तो उन्होंने मैं चाय देने गया तो उन्होंने मुझे, आई थिंक कि उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज अब मुझे आती है तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था भाई मुंडे की है
पढ़ाई वढ़ाई करता है जी। ये उसकी लैंग्वेज थी। तो मैंने बोला हाँ, मैं गुजराती में कीधું हाँ। टूटी फूटी में हाँ हूँ भणું છું। अच्छा तो वो बताओ कि की बनना चाहता है। जी। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं मुस्कुराया, चाय दिया हाँ। और शरारती तो थे, तो मैंने बोला बंदूक दिखाओगे। हाँ। ठीक है, तो बोला देख ले। तो उस टाइम पे पहली दफ़ा मैंने जो है मशीन गन, जिसको हम आमतौर पे सिविलियन बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है, हॉल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली वो होती है कार्बाइन होती है वो। ओके। उसका नाम जो है 9mm कार्बाइन होती है, स्मॉल आर्म्स में आता है। तो वो देखी मैंने और फिर मैंने बोला हाँ हूँ पण તમારી जो बनी सर बराबर। सही है। तो फिर उन्होंने बोला ओए चंगा यार, बनेगा बनेगा तू बनेगा यार। बोला चाय चुई पिया, बड़े बड़े गिलास चाय पीते थे वो, ये छोटे छोटे गिलास नहीं पीते थे, जी। बड़े बड़े गिलास चाय पीते थे। फिर उसके बाद से फिक्स तो था ही कि फ़ौज ज्वाइन करनी है। तो मैं काफ़ी बार जब मैं स्कूल से ये जो एनसीसीज वगैरह देखता था, है ना, बट ये एक बड़ा तो मैं पता करता था भाई फ़ौज में जाने के लिए क्या करना है, जी। फ़ौज में कैसे जाया जाए। जी। तो अब कोई बोले कि उस समय में बोले कि हर शनिवार को भर्ती होती है फौज में। हाँ, तो मैं उस टाइम पे छोटा था, मैं 6ठी 7वीं कक्षा में आया हूँगा, तो मैंने शुरू कर दिया कि भाई आर्मी में जवा माटे शू करવું पड़े। ओके। तो ना कोई किसी के पास मतलब कोई विज़न नहीं था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इसमें क्या होता है। जैसे जिसकी वो थी वो बोले हाँ आमा तुम्हारा परीक्षा देवानी आम, तो मतलब वही सब घिसी पिटी बात है। जी। फिर एक बार मैं हनुमान मंदिर, एक PSI थे मराठा साहब करके, वो हनुमान मंदिर आते थे, तो मैं उनके साथ आया। आने के बाद में फिर वहाँ पे एक भर्ती कार्यालय जैसा था, वहाँ घुस के मैंने बोला भाई मारे आर्मी में आऊँ है। वो कहे कि भाई हजी बहु वार है, अच्छा। जा घरे गया अत्यार बहु वार है। जी। काफ़ी जगहों पे गया, जहाँ भी आर्मी के पोस्टर देखता था तो मैं पूछता रहता था कि भाई हम कई रीते जवाई शू है। जी। तो सब हर कोई यही बोलता था अभी तो बहुत वो नानो है एम के, अभी तो नानो है, जब बड़ा हो जाएगा। तो मैं अपने आप में ना अंदर ही अंदर रात को सोते समय भी ऐसा सोचता था कि कब बड़ा होऊंगा यार, बड़ी जल्दी होना है बड़ा, जी, ज्वाइन करना है। तो जज्बा उसी टाइम से था कि करना है तो करना है। उसके बाद जब फादर साहब एक्सपायर हुए, फिर वो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि आर्मी की भर्ती है। और एक मेरा दोस्त है, दोस्त तो अब हुआ, मतलब उस टाइम पे हुआ, वो ना फौज की, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मैं भावनगर की बात बता रहा हूँ जी। तो वो फौज की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था। तो मुझे लगा कि इसको पूछते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं ना। तो उसने मेरे को बताया कि भाई भर्ती है जी। चलेगा। तो मेरे पास उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वगैरह कोई हाथ में नहीं था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी। जी। जी। क्योंकि मैं आऊँगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी, ओके। है ना, उसका भी बहुत सारी वो है, बट वो बताऊँगा मैं वो भी आपको। जी। तो जब मैं उसके साथ गया, वो मेरे को लेके गया बाइक पे, तो उस टाइम पे भर्ती कैंसिल हो गई थी ओके। किसी कारणवश, कुछ हुआ होगा पर मुझे पता नहीं है। तो मैंने देखा क्या होता है, वो बनियान वगैरह निकलवा देते, चेस्ट के ऊपर ठप्पा मारते, जी, है ना, फिर एकदम 300 400 500 लड़कों को एक साथ रनिंग कराते थे, जी, है ना। फिर किसी ने बोला कि इधर जामनगर वगैरह में हर शनिवार को और संडे को वो होता है ज्वाइनिंग वगैरह। जी। ब्रेक ले ले, है ना। तो वो फिर मैं अपने हिसाब से छानबीन करता रहा कैसे करना क्या करना। जी। वो भर्ती कैंसिल हो गई। उसके बाद गुजरात में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी, 2001 भूकंप जी सर। जो हुआ था, उस टाइम की ही भर्ती वो थी और कोई मेरे ख्याल से वो कैंसिल हुई थी। जी। फिर तुरंत ही जो है 15 दिन बाद में वही भर्ती जो है राजकोट में शिफ्ट की थी। कोई ग्राउंड के अभाव से वैसे या तो मैन पावर नहीं था या भूकंप की वजह से मैन पावर फौज का जो है डिप्लॉय हो गया होगा। जी, जी, जी। मेरा अनुमान है, मुझे पता नहीं है क्या कारण था। जी। जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते ना उसको तुक्का नहीं मारते, तो सही बात है। हिसाब है। तो हुआ था जो भी हुआ था, बट आई डोंट नो। जी। तो
उसके बाद राजकोट में जब हुई तो मैं भावनगर में रेमंड शोरूम में नौकरी कर रहा था। सिद्धार्थ करके एक वाघावाड़ी रोड पे रेमंड्स की बहुत बड़ी शॉप है, दुकान है जी। वहाँ पे मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन के तौर पे जॉब करता था। और मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को बताया कि भाई राजकोट में इस तारीख को ऐसे ऐसे भर्ती है, तो अपना तो फिक्स था, तो जाना तो है। अच्छा, उस टाइम पे रेमंड्स के अंदर भी जो है जो दुबई वगैरह एक शोरूम बन रहा था जी। तो उसकी भी बातचीत चली थी कि भाई फॉरेन जाना है तो वहाँ पे शोरूम बन रहा है। पहला शोरूम था शायद दुबई वगैरह में जी। फिर वही है, पुराने बड़े बुजुर्गों को पूछा क्या जी। करना है, क्या कर सकते हैं, तो सबका अनुमान था, ये सबने बताया कि भाई देखो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ आज तुम गए, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वापस आ गए। ये सरकारी सेक्टर है जी। और मेरे दिमाग में तो पहले से ही फौज घुसी हुई थी कि फौज में जाना है तो जाना है। सही है। तो बट ये था कि सबको एक बार पूछ लिया, फॉर्मेलिटीज़ बोलो या जो भी है, बड़ों का आदर वगैरह जो भी है पूछ लिया। और फिर मैं जो है राजकोट की भर्ती में मैं दौड़ा और सावन का महीना में उपवास रहता था जी। ठीक है। मैं उस टाइम पे मैं वैसे बचपन में तो बड़ा ही मतलब धार्मिक टाइप का आदमी था, मतलब शनिवार सोमवार जितने भी जो व्रत होते वो सब में रहता था। मेरे पिताजी भी बड़े पूजा पाठ में बिलीव करते थे, तो मैं उनके साथ वो सब चीज़ करता था जी। तो सावन का पूरा महीना रहा था और मैं जो है वो भर्ती में मुझे याद है कि रस्सा जो है वो ख़त्म होने वाला था टाइम जी। जब दौड़ते हैं ना, जो हाँ। 2500 मीटर की जो रनिंग होती है, तो टाइम ख़त्म होने वाला था और मैं पूरा अपना जितना जो क्षमता थी वो लगा दी थी जी। और मेरी पहली भर्ती थी, पहली ट्रायल ही थी जी। है ना। और मैं जैसे ही वो रस्सा क्रॉस किया, मेरे क्रॉस करते ही वो रस्सा खींच लिया और मैं गिर पड़ा। ओके। ठीक है, गिर पड़ा। गिरने के बाद में जो है मुझे याद नहीं है कि मेरी आंखें जो हॉपलेस बेहोश जैसा हो गया था। जी जी जी। अब उस जगह पे कहाँ से कोई बंदा आया और दो पानी, उस टाइम पे पानी के पाउच चलते थे जी जी है ना, आपने देखा होगा। हाँ। तो 2 पाउच लेकर आया, मेरे मुंह पे पहले उसने डाला, मुंह मैंने साफ किया, बोला यार कुछ नहीं हो गया है, तू हो गया है करके ऐसे ऐसे मेरे को बोला, इतना मेरे को याद है। जी 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 जी। फिर मैंने उसको बोला थोड़ा पानी पी मुझे। ओके। उसने मेरे को पाउच दिया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, ये हुआ। उसके बाद वहाँ से जो है फिर कार्रवाई मेडिकल और वो थप्पा थुप्पा लगाना यहाँ तो हो गया, रनिंग हो गई, हाइट वाइट ले लिया जी। चेस्ट वेस्ट ले ली, सब कुछ कर लिया। तो बचपन में जिम विम थोड़ा बहुत करने का शौक था, वेट लिफ्टिंग वगैरह का। गेम से थोड़ी बहुत कम रुचि थी, लेकिन कोशिश करता था जितना भी हो सके उतना खेलने कूदने का। ओके। फिर जो है यहाँ पे हमें उसका एक लेटर आया कि भाई आपने मेडिकल करानी है इस तारीख को। जी। तो मेडिकल कराई। मेडिकल में भी मेरे को वैक्स में निकाला था, कान के मैल में। ओके। तो मैंने चांस नहीं लिया था, उन्होंने बोला कि कल आ जाना, चेक करा लेना। जी। मैं भाई साहब मेरे को याद है कि मैंने ना ऐसा मेरे भाई को तुरंत इन्फो किया कि जल्दी करो, अपने को जाना है, कान साफ कराना है और वापस इधर ये बंद करे, उससे पहले आना है। जी जी। तो वो डॉक्टर को उस टाइम पे मेरे पास तो मुझे मालूम ही नहीं मेरे पास पैसे वैसे क्या था क्या नहीं, और गए। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर पंड्या, बहुत फेमस डॉक्टर है राजकोट के अंदर, ENT स्पेशलिस्ट है। उनके पास गए, उन्होंने आई थिंक 15 मिनट के अंदर मेरा कान जो है एकदम नीट एंड क्लीन। जी। वहाँ से तुरंत गया तो वो लोगों का अभी प्रोसेस हो ही रही थी बंद होने की। फिर मैं गया, मला उस्ताद मैं सर आ गया मैं ऐसे। जी जी जी। बोला यार तू बड़ा उतावला आदमी है, कल आता आराम से, जी। भागा जा रहा है। मैंने तो चेक कर लो सर, हो गया मेरा, हो गया। जी। तो उसने चेक किया, बोला हाँ फिट है, कोई नहीं बोला। तो वहाँ पे एक संतुष्टि हो गई कि मेडिकल में ऑल ओके हो गए। जी। वहाँ से फिर सफ़र हुआ, उन्होंने बोला कि भाई अब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को अपीयर होना है। हाँ ये तारीख को आपकी। जी। तो जब रिटर्न एग्ज़ाम आई, आई थिंक 5-6 दिन के बाद ही रिटर्न एग्ज़ाम थी, या 15 दिन, मुझे इतना याद नहीं। जी। तो बहुमाड़ी भवन राजकोट का जो है वहाँ नीचे संडे का दिन था। ओके। और नीचे सबको बिठा दिया दूर दूर और एक पेपर दे दिया। मुझे वो प्रश्न आज भी याद है। जी।
वो पेपर का पहला प्रश्न आज भी याद है। आज भी याद है जी। मतलब वो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी का पहला यू टर्न था वो। ओके। ठीक है जी। कि जिस प्रकार से मेरा एजुकेशन था, जिस प्रकार से मेरा जो परवरिश हुई थी, जी उस प्रकार से जो मेहनत मैंने की, जी वो आज मुझे पता चलता है कि लाइफ में जब यू टर्न आता है ना तो पता नहीं होता है। अगर आप उस टाइम पे सही डिसीजन ले लोगे सही तरीके से तो मुझे वो प्रश्न आज इसलिए याद है कि इस एक प्रश्न ने जो है मेरी लाइफ की सारी जो चेंजेस जो है ना वहाँ से शुरू हो गए। जी। और वो प्रश्न था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। जी। ठीक है, तो गुजराती में था ये। हाँ। कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या आवेलू છે? क्या आवेलू छे। जी आजकल तो ऑप्शन वगैरह आने लगे हैं, पहले जी। आपके पेपरों में ऑप्शन नहीं होते थे। जी। ठीक कोई है? एबीसीडी नहीं। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में तो क्या, तो भी 4 में से 1 में तुक्का लग भी जाए, जी 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 जी। है ना। हालांकि नेगेटिव मार्किंग अभी है, वो अलग बात है, मैं वो उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन उस टाइम पे जो मेरा लोगों से सवाल जवाब करना बचपन की एक आदत ना, जी। कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो आदत मेरा जी के नॉलेज बन गया था। जी। क्यूरियोसिटी का आप लाभ हाँ, उठा लिया वो उस पूरा दिन। का पूरा मैंने बेनिफिट लिया। जी, और जी। उसके बाद में फिर जो है मैंने वो पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने लिखा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, और जी। नई दिल्ली में। उसके बाद जो पेपर वगैरह थे वो दिए और मैं बड़ा खुश होके घर पहुंचा। मैंने बोला अपना यहाँ तक का जो सफ़र है जी वो एकदम कंप्लीट है। सही है। आपको मैं आपको भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपने जो कोई भी एग्ज़ाम देते हो ना, जी। तो आपको पता चल जाता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। राइट। है वो ना? वो लिखने पर भी पता चल जाता है। हाँ। तो बस वैसा ही था, मेरे को पता चल गया था कि मेरा काम हो गया। जी। मैंने जो है फतेह हासिल कर ली है, मेरे को पता चल गया था। जी जी तो फिर अब सिस्टम गवर्नमेंट की थी, तो आंसर वो जो ज्वाइनिंग लेटर जो है ना, जी वो आने में बड़ा टाइम लगा था। ओके। 2.5-3 महीने करीब लग गया था। जी। तो फिर 1-2 महीने में मैंने देखा यार कोई जवाब नहीं आया। मतलब चलो हो सकता है, क्या पता अपना सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। सही सही बात है। ऐसे करके मैं रेमंड्स में अपना जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो जॉब थी उसको मैं कंटिन्यू कर रहा था। जी। अचानक से एक दिन जो है मेरे भाई साहब का फ़ोन आया, लैंडलाइन ही था, पता नहीं रेमंड शोरूम में आया था, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। जी 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 2001 की बात है। जी। तो फ़ोन आया कि भाई आर्मी का लेटर आया है जी। और आपको जामनगर इस तारीख को जाना है और वहाँ आपका री मेडिकल होगा। आप देखो दूसरी बार मेडिकल होगा। जी। वो एक बार तो पहले उधर होता वहाँ है। हो गया था। हाँ। हाँ, वहाँ तो ग्राउंड में हो ही गया था। जी। फिर वहाँ पे बीआरओ में हुए, फिर बीआरओ में गए। जी। वहाँ के भी बड़े जो बोलते हैं ना रोमांचक किस्से हाँ। हैं जब बीआरओ पहुँचे तो। जी। अब मैं यहाँ से पहुँचा, अब मेरे भाई को पता था और शायद मेरी मम्मी को पता था कि नहीं पता नहीं है मेरे को। जी। लेकिन मेरे भाई ने बोला था तो मैं सब तैयारी के साथ में बीआरओ गया। अब राजकोट से जामनगर जो है ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे को भावनगर में पता चला, मैंने दूसरे दिन छुट्टी ली और मैं राजकोट पहुंचा। राजकोट से मैं जामनगर गया। जी। जामनगर जाने के बाद मैंने वो कॉल लेटर की कॉपी दिखाई, तो वहाँ तो भाई साहब मेला था। मतलब जी। इधर आ जाओ लगा दिया, बैठ गए। ठीक है जी। अब बहुत सारे लड़के थे, अब अपने को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, कैसे करने वाले हैं। फिर ना फौज में क्या होता है, आपको ना बुरी तरह से चकासा जाता है। ओके। है ना। तो वहाँ पे उस एरिया में मेरे ख्याल से 6 महीने से कोई घास नहीं कटी होगी। ओके। हाँ, कोई आया ही नहीं होगा। जी जी। तो वो जो वहाँ के लोकल जो स्टाफ होते हैं उन्होंने बोला भाई आप लोग तभी जा पाओगे जब ये मैदान पूरा साफ कर दोगे। अब ओके। वो पूरे बंदे लग पड़े वहाँ पे घास निचोड़ने के लिए, ऐसे ऐसे करके कई जगह से जो है सांप वगैरह भी निकले और ऐसा जी। बोले यहाँ सांप है, ऐसा मजाक मस्ती भी कर रहे होंगे। जी 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 जी। तो वो पूरा मैदान जो है, मतलब मैंने उस समय देखा कि फौज में अभी गए नहीं है तो ये इतनी जल्दी हो गया, जब जाएंगे तो पता नहीं कैसा क्या कैसा होगा। ठीक है? जी जी जी। तो वो इतना सुंदर बना दिया मैदान। और यहाँ तो कचरा उठाने में लोग शर्माते हैं ना, वहाँ तो ऐसे जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगते हैं ना, ऐसे ही बात है। वैसे वो घास को जो है लोगों ने ऐसे उठाया पूरे था, दिल से, हाँ, ऐसे उठाया था। मतलब पूरे पसीने, धूल, मिट्टी
मतलब जोश था ऐसा कि भाई जाना है तो जाना है, साला कुछ भी करा ले। जी 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 सारे बंदों में जोश था। जी तो गए, वो कचरा वचड़ा साफ किया, फिर जो है साला उस दिन पूरा दिन सुबह मतलब समझो ना 7 बजे के बैठे वहाँ पे, तो शाम के 5:30-6 बजने आए। जी। किसी ने पानी के अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं खाया होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जी तो सबके अंदर ऐसी तड़प लगी थी, भूख लगी थी, ये वो ना। और वहाँ मतलब एंथरीज में बैठो, 3-3 की लाइन में बिठा दिया भाई साहब, धूप में भी बैठे और बोला जाना है करके ना। अच्छा, अब हमने सोचा कि यहाँ होगा, फिर वहाँ पे मेडिकल हुआ। जी 3-4 बंदे थे जो सस्पेक्ट मेडिकल में थे कि भाई उनको वो जो है नहीं चलेगा करके। जी। उसमें मैं भी शामिल था। आप भी शामिल थे उसमें? मैं भी शामिल था। मैंने बोला ना कि लाइफ में जब यूटर्न आता है ना, हाँ। तो मतलब अब इसको किस्मत बोलो या मेरे पिताजी के आशीर्वाद बोलो जी या वॉटेवर जो भी बोलो, उस टाइम पे सावन महीना रहा था तो भगवान शिव की मेहरबानी बोलो। मैं वैसे अभी ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हूँ जी, बट उस समय में था, ऐसी सोच थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो मुझे हाला अचंभा हुआ कि इतने सारे में हम 3-4 लोग थे। मेरे को फ्लैट फुट में उन्होंने इंडिकेट किया था। ओके। लेकिन फिर ये जो एनसीओ था ना, सूबेदार मेजर साहब थे जो, जी। उन्होंने बोला साहब हो रखा है मेडिकल, जी और बंदों ने मेहनत की, जी दिल टूट जाएगा अगर आप किसी को भी रोकोगे तो। जी तो वो डॉक्टर साहब ने, आई थिंक मैंने सुना नहीं है लेकिन ऐसा लोग बता रहे थे जी कि ठीक है बट जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट ही होता है। ओके। मैं तो भेज दूंगा लेकिन वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। जी 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 तो मैं आज वो सूबेदार मेजर का भी धन्यवाद अदा करूँगा जी कि उन्होंने, और ऊपर वाले का कुछ होगा एम के भाई ये बंदा तो जाएगा ही जाएगा, तो गया भाई। और मेरे अंदर भी संकल्प था कि मैंने करना है तो करना है। जी 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 तो मैं गया और बुद्ध गया जाने के लिए वहाँ पे वारंट दिया हमको शाम को करीब 7 बजे होंगे, 7:30, अंधेरा सा हो गया था। जी बोला आपने यहाँ से चैंपियन बन के इन 40 बंदों को लेके जाना है। जी सबको अलग अलग टुकड़ी दे दी, सबके एक 2-2 मतलब एक चैंपियन एक मुंशी ऐसा कोड होता है। जी मतलब जो लिखाई पढ़ाई का काम करता है वो उसे मुंशी कहते हैं। ओके। और जो थोड़ा बोलने में फर्राट होता है और कंट्रोलिंग वगैरह सही होता है उसको चैंपियन के तौर पे बुलाया जाता है। मेरे को भेजा, हमने गए जामनगर से, हम अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद आने के बाद हम लोगों ने जो है आई थिंक जम्मू तवी या कोई ट्रेन थी अहमदाबाद से जी जो दिल्ली तक हमें जाना था। जी उसमें गए, किसी का रिजर्वेशन नहीं था उस टाइम पे, रिजर्वेशन का कोई ज़माना नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम पे भी जो है हमारे जो गुजराती भाई जो पास हुए, बड़ा जोश था सब में। जी तो इन्होंने ना सबने रिजर्वेशन डब्बे में घुस गए। अच्छा सही है। तो हंगामा कि भाई हम फौजी बन गए, जोश होता है, एक जवानी का खून था। जी फिर उसमें मैंने जो है बातचीत करके समझाया कि भाई यार अपना ये नहीं है, जो टिकट ली हुई है उनका वो होता है करके, काफ़ी सब समझदारी थे। जी फिर वहाँ से थोड़ा रिलायबल हुए और फिर तो सिविलियन भी बहुत अच्छे थे। सही बात है। उन्होंने भी, गुजरात में ऐसे भी फ़ौज की रिस्पेक्ट बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा है, जी क्योंकि मैं सब जगह घूमा हूँ तो देखा है मैंने। जी तो उन सब ने भी बोला कोई बात नहीं भैया, यार आप लोग जा रहे हो अच्छी बात है, हम खुश है, बोला आप बैठो हमारे साथ, जी है ना। तो सब ने बिना टिकट होते हुए भी बिठाया, सब सेट हुए। जी जी एक सीट पे 4-4, 3-3, तब तो छोटे छोटे थे, सेट हो जाते थे, जी, एक दूसरे पे गिर के भी समय निकल जाता था। जी जी दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद फिर पूछा कौन सी ट्रेन जाएगी, तो जो गया की तरफ जाने वाली ट्रेन थी उसका भी मुझे नाम याद नहीं है। जी कोई बात नहीं। आपके जैसे किसी ने बताया ट्रेन पर, टीटी से पूछा तो बोला हाँ ये जाएगी। उसमें भी ऐसे ही गए, है ना, धक्के वक्के खाते। एक न्यूज़पेपर जैसा बड़ा सा वारंट होता है जी उस टाइम पे। जी अभी तो सब डिजिटलाइज हो गया और रिजर्वेशन वगैरह होता है। जी उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर जितना बड़ा सा पेपर होता है, उसमें वारंट होता है, उसमें सब लिखा रहता है, इतने बंदे, ये नाम सबका लिखा रहता है। जी और वो बुकिंग के तौर पे वो फिर टीटी बोलता नहीं है चलो ठीक है वारंट वाले कितने लोग हैं, बोला 40 लोग, बोला ठीक है इधर हो जाओ, निकल गए। जी फिर गया पहुंचने में, दिल्ली से गया पहुंचने में 1 दिन से ज़्यादा समय लगा। 1 दिन से ज़्यादा। जी ठीक है, बीच में सब लखनऊ वगैरह सब आया था। जी जी तो पहुँचे, फाइनली गया, वहाँ हमारे स्वागत के लिए जो नुमाइंदे खड़े थे, जी कौन कौन आया, चलो आ जाओ।
जी। वहाँ गए तो सबसे पहले वहाँ जाते ही जो होता है ना, जिस चीज़ के ऊपर मतलब यहाँ पे बहुत लोग जो यंगस्टर होता है उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ होती है, क्या होती है? वो होते हैं बाल। बाल, सही बात है ना? सही बात है, सही बात जिसको है। बार बार वो कोई पॉकेट में भी कंघी रखता है जी। है ना? जी 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 मैं खुद जी। भी रखता था जी और मेरे ना बहुत बड़े बाल थे, मैं अजय देवगन को बहुत लाइक करता था, जी जी जी। तो बहुत बड़े बाल थे। और वो तो खलनायक की भी वो ट्रेंड चली थी ना उस वक्त। हाँ, उस टाइम पे था संजय दत्त के जी। जो आशिक थे वो संजय दत्त की तरह रहते जी जी जी। बट मेरा जो हीरो था वो ये अजय देवगन मैं ज़्यादा पसंद करता था। जी तो अब मेरे तो ऐसे लंबे बाल थे। जी। वहाँ गए तो बोला आओ उस्ताद, अब ये जुल्फे कटानी है अभी आप लोगों ने। तो मैंने सबने बोला ठीक है। तो जब हमने देखा मैं यार बड़ी बुरी तरह से मतलब एकदम सपाट सपाट कर देते ठीक है, थे। मतलब इतने रहते थे थोड़े से, जो ये दाढ़ी भी बहुत बड़ी है ये, जी इससे भी छोटे छोटे बाल। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे साइड में है ना, जी 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 जी। इतने इतने कर दिए। जी जी। मैंने बोला यार मैं सबसे लास्ट में कटाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने देखा लिटरली जो है ना, बहुत सारे लड़के जो है वो जब एक बाल जब मशीन चल रही थी तो वो रो रहे थे, बुला रहे अच्छा। मैं कैसे यार सही है, सही है। मतलब हाथों का जो है ना बाल कटने से मुराद डाउन हो गया था। शकल देखो तो बिल्कुल पहचान में नहीं आते थे। जी, ऐसी, जी। जैसे कोई मेंटल पागल खाने से भागे हुए पागल होते हैं ना, जी। वैसे एकदम। और तो सही भी था क्योंकि फौजी को पागल होना ही पड़ता है अगर जी। आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो यहाँ तक तो घटना सफ़र अच्छा रहा जी। उसके बाद में जो मैंने आपको जगत ये अजब सिंह जो हमारा प्लाटून उस्ताद जी। नियुक्त हुआ और उसने जो बोला कि भाई गुजराती जो है भाग जाएंगे। भगोड़े होते जी। हैं और आप लोग 2 दिन में भाग जाओगे। जी और मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत भी। जी। ये उसने अकेले ने बोला ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर्स भी बोलते थे, बहुत सारे जो भी जितने भी सेंटर में थे वो जैसे ही हम परिचय देते थे ना कि हम गुजरात से हैं तो बोलते थे अरे ये तो भगोड़े वाले हैं, बोला ये भाग जाएंगे। अच्छा। ये भाग जाएंगे। फिर अजब सिंह जी से मैंने जो आपको बताई बात, ऐसे मैंने पूछा कि भाई जी। आपने ऐसा क्यों बोला। फिर मैंने ना वहाँ उस टाइम पे एक फौज में एक लेटर होता है अंतरदेशी जो पहले आते थे ग्रीन कलर के, जी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट कार्ड वगैरह, जी। तो वो देते थे आपको लेटर लिखना घर के लिए, लेटर लिखने के लिए रोज ओके। ऐसा प्रोग्राम होता है ओके कि आप जो है डेली अपने घर पे लेटर लिख सकते हो। ओके। तो वो लेटर मैंने लिया था और मैंने अजब सिंह जी के पास गया, मैंने उनको पूछा था, मैं बोला सर आपका इसमें एड्रेस लिख दो। जी तो वो बोला क्या करेगा। जी जी मैंने बोला आपने बोला है कि गुजराती भगोड़े हो जाते हैं, जी अगर तुम्हें भगोड़ा हो गया ठीक है जी। तो मैं आपका मतलब मेरा ये जो लेटर है वो आपको नहीं मिलेगा। सही बात तब है। मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि हमारे बस की नहीं है। जी और अगर मैंने नौकरी पूरी कर ली जी तो जिस टाइम पे मैं रिटायर होऊंगा, मुझे नहीं पता कब होऊंगा रिटायर, जी 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 होऊंगा या नहीं होऊंगा, वे फौज की नौकरी है, जी बट जो भी होगा अगर मैं हो गया रिटायर जी तो मैं इसको पोस्ट करूंगा। जी जी ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर कोई घटना ऐसी घट गई और मैं सादत हासिल हुई जी तो भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना किसी खास आदमी को बता के जाऊंगा कि अजब सिंह जी को बोलना जी कि गुजराती जो है वो भगोड़े नहीं होते। जी ठीक है, तो मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने वो लेटर जो है पोस्ट कर दिया। जी। ठीक है, वो पटना के रहने वाले थे। ओके। ठीक है, और जो उनका एड्रेस था उनके हाथों से ही लिखा हुआ था। जी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, मैंने ऊपर खाली यही लाइन लिखी, मतलब श्रीमान महोदय मैं नंबर 64941138। ओके। ठीक है जी नायक नायक बोले तो मैं एसीपी नायक से रिटायर हुआ, मतलब जी। सिपाही भी बोल सकते हैं। तो मेरा नाम ये है, आप मेरे प्लाटून के गुरु थे जी और गुरुजी मैं गुजरात का रहने वाला था, आपने कहा था कि गुजरात के जो बाशिंदे हैं वो भगोड़े हो जाते हैं, जी तो आपके प्लाटून के गुजराती भगोड़ा नहीं हुआ है। जी 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 ठीक है,
अब मुझे नहीं पता कि वो उनको मिला होगा या, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मैंने अपना एड्रेस भी लिखा था, जी अभी तक मेरे को कोई आंसर नहीं आया है। जी बट मैंने वो चैलेंज पूरा किया जी और मैंने अपना कार्यकाल ख़त्म करके वो चिट्ठी उनको पोस्ट कर दी। जी अब रही गया के अंदर जो ट्रेनिंग, बाल कटने के बाद का सफ़र। हाँ बाल कटने के बाद में एक कमरा हमको मिला, वहाँ पे 50-50, 60-60 लोग, ऐसा लंबी बैरिक होती है जी और ये सूतली वाली खाटले बोलते हैं ना जो अपने, हाँ वो खाटले वाली चारपाई होती है। ओके और वो चारपाई सबको दी थी। वो जो पहली रात थी, जी मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है 2 जीवाणु का परिचय मेरे से हुआ, जी है ना। हाँ। एक तो वहाँ पे वहाँ के तीनों मौसम खतरनाक है। ओके गया के अंदर जी, आप जी। कभी गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जी वहाँ की गर्मी भी खतरनाक है, जी वहाँ की सर्दी तो बहुत ही खतरनाक है, जी और बारिश में तो वहाँ बुरा हाल है। जी तो 2 जो जीवाणु जो मैंने कभी मतलब बचपन में नहीं देखे थे, वो मैंने वहाँ देखे। एक तो रात का अंधेरा, वहाँ बिजली बहुत जाती थी, जी शाम होते ही वहाँ लाइट चली जाती थी। जी गर्मी इतनी गंदी कि चमड़ी में से, मतलब जैसे आलू की स्किन निकलती है ना, ऐसे रोग होते थे, स्किन के रोग, इतनी जी। भयंकर गर्मी। जी पानी भी बड़ा खराब वहाँ का, जी हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए खराब, बट जो उस समय में था वो बड़ा। जी तो जुगनू देखे मैंने रात को। आपने देखे कभी जुगनू? नहीं, इधर तो नहीं देखे मैंने कभी। हैं? अपनी उम्र में कभी जुगनू देखे? कभी नहीं नहीं देखे ना। वो जुगनू एक ऐसा मक्खी जैसा वो होता है जो रात को उड़ता है और पीछे ना रेडियम जैसी लाइट चमकती है। जी कभी आप कोई मूवी में देखते हो? मूवी में देखा है मैंने वो एक कांच की बन्नी में सब भर देते हैं, वो वैसा ही होता हाँ है ना। वो बिल्कुल उसकी रोशनी से ही पता चलता है हमको कि हाँ यार यहाँ पेड़ है, यहाँ ये, मतलब इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती है जी, बट वो ब्लिक मारती रहती है। जब वो उड़ती है ना तो ऐसे 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 करके आइडिया आ जाता है किधर क्या है। तो वो जुगनू मैंने पहली दफा देखा, बड़ा खुश हुआ। मैंने यार क्या क्या है यहाँ जी 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 फिर हमको उस्ताद ने बताया था कि यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं। जी हाँ, और बहुत सांप निकलते थे वहाँ पे, मतलब रोज का कहीं ना कहीं एक सांप निकलना, और वो भी 2 मुंह वाले सांप वहाँ बहुत है। 2 मुंह वाले सांप? हाँ, मतलब एक इस तरफ भी मुंह होता है, इस तरफ भी मुंह होता है, दोनों तरफ चलता अगर है। बीच से काट दोगे तो भी वो चलता रहता है। 2 मुंह या सांप बोलते हैं उसको। वो भी मैंने बहुत देखे। फिर उसी दिन रात को जब हमने सोए जी तो भाई साहब हमारा स्वागत किया खटमलों ने। खटमल होता है? खटमल समझते हो? नहीं। वो माकड़ बोलते हैं जो। ओके। आपने कहीं नाम सुना हो तो अपने पूछना। मकोड़ा मकोड़ा वो मकोड़ा नहीं, माकड़। हाँ। माकड़ ऐसी होती है, वो दिखती नहीं है, वो बिल्कुल खून चूसती है वो। ओके ठीक है, काटती है जी। और वो इतनी मात्रा में कि जैसे चींटियां निकलती है ना, हाँ। वैसे उन चारपाइयों में थी। वो खटमल मतलब जहाँ गंदगी होती है ना, जैसे पसीने की और वो सब चीज़ों से, तो फौजी आदमी यार वहाँ ट्रेनिंग वाले सब। सही बात है वो। तो अब तो बहुत बदलाव हो गया फौज में। अब जो बंदे जाते हैं उनके लिए तो बहुत मैं बोलता हूँ कि बल्ले बल्ले हो गई। जी जी जी। बट उस समय में और हमारे से पहले वाले जो बेचारे फौजियों ने जो समय निकाला होगा, उनको तो हम भगवान देखे होंगे, वो इतनी परिश्रम उन्होंने देखी होगी जी। तो खटमल, ये 2 चीज़ें हमारी पहली मुलाकात हुई। जी। रात को सो ही नहीं पाए, जी है ना। और वो खटमल मतलब आप देखो ना तो इतना लाल लाल सब जगह पे डॉट 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 हो जाए, ऐसा बुरी तरह से खून चूसते हैं जी। वो खटमल। तो खैर जब तक नौकरी खत्म हुई तब तक हमारा साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। जी जी जी। और हमने भी फिर उनके साथ आदत सी हो गई कि भाई अब जो है, जी जी, आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ, जी है ना। फिर उसमें कई सारे संशोधन हुए, कोई प्लास्टिक बिछा के सोने लगा, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। जी। मैंने उधर फिर अपना रास्ता बना लिया था। मैंने चारपाई पे नहीं सोता था, मैं नीचे बिछा के सो जाता था। अच्छा, जमीन पे सो जाते थे? जी सही है। ठीक है, तो वो खटमलों का सामना हुआ, जुगनू देखने को मिले, सांप वगैरह। जी तो अजब सिंह की जो बात थी ना कि भाई गुजराती भगोड़े हो जाते हैं, जी। वो वारदात उस नाइट के बाद शुरू हुई। जी। कुछ लोगों को खटमलों की परेशानी, कुछ लोगों को गर्मी और मौसम की परेशानी। जी। अच्छा, दूसरे दिन बारिश दबा के शुरू हो गई, तो समझ में ही ना आया कि क्या मौसम है यहाँ का, जी। है ना। धड़धड़ाहट ऐसी बारिश जो फिल्मों में देखते थे हम, खड़ बिजली गड़के, जी। है ना। और पानी मतलब ऐसे बरसे कि तुम्हारा हिम्मत ना हो कि तुम बाहर निकलो करके। जी।
इतनी, अभी तो ट्रेनिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो पहले 2 अभी तो हुई भी नहीं थी। ठीक है, हाँ। पेपर वर्क चल रहा था सब कुछ। जी जी जी। तो वहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि कई सारे बंदे वो अभी है गुजरात में। जी जी। तो उन्होंने मन बना लिया और बोला कि भाई हमें नहीं करनी नौकरी। जी। ठीक है, तो मैंने बोला यार कुछ नहीं होता, थोड़े दिन परेशानी होती है, कर लेंगे यार, कोई नहीं। जी। तो बोला ना 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 भाई मेरे को नहीं करनी, वो बोला मेरे को नहीं करनी, भाई मेरे को नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग हो गए। जी। है ना। तो पहली रात को उन्होंने क्या किया कि भाई अपने काम करते हुए जब ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है वहाँ पे, हाँ। कि भाई तुम जगोगे यहाँ पे रख देखोगे, कोई बाहर से नहीं आता, जी। क्योंकि सामान होता है वो ना, बक्से वक्से हाँ, लिए हाँ, नहीं होते, हाँ। चोरी चकारी भी होती है, सब जगह के लोग आते हैं, हाँ। तो जगना होता है। जी। अब वो उन्होंने बोला कि जिनको भागना था ना, उन्होंने आके बोला कि भाई मेरी ड्यूटी लगवा दो। जी। ठीक है, तो जिन 22-23 बंदों ने भागना था उन जी। सब ने अपनी ड्यूटी लगवा दी जी। कि मैं ड्यूटी दूंगा, मैं ड्यूटी दूंगा, मैं ड्यूटी दूंगा। बोला फौज में आया मैं दूंगा। जी। तो जो काफी टाइम से थे वो बड़े खुश हो गए, बोला चलो शांति, आज हमको सोने को मिला। वॉलेंटरली सबने बोल दिया। ठीक है, हाँ। तो जी। बोला ये वॉलेंटियर है, बोला ये चलो देंगे। जी। अब इनको किसी को पता ही नहीं था कि ये भाई साहब जो है 9-2-11 होने वाले हैं। दूसरा प्लानिंग है। जी। फिर वहाँ पे गया में गौ माता का मंदिर था, हमारा जो बैरिक था उसके पीछे। जी। चालू बारिश में इन लोगों ने जो कंबल वगैरह हमको इश्यू हुए थे वहाँ पे सोने के लिए, जी। तो साले कंबल और मच्छरदानी भी लेके गए कुछ लोग। तो अच्छा, सही है। हाँ। तो बड़ी हास्यास्पद बातें है। फिर वो लेके गए मंदिर में, पहले सब सामान रखा, फिर मंदिर से 200 मीटर थोड़ी दूरी पे जी। एक तार फेंसिंग थी। जी। वो तार फेंसिंग को 2 बंदों ने ऐसे पकड़ के वो निकले वहाँ से। फिर वो धीरे धीरे, फिर हालांकि वो खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि गया जो है ना, हाँ। वो थोड़ा सा डेंजर एरिया है। जी। है ना। वहाँ पे जो है रात के समय पे लूट फाट, ये छीना छपटी, ये सब आम बात है, नॉर्मल बात है जी। उस जमाने की जी। बात। अभी पता नहीं अभी कैसा होगा। जी। तो वो निकल गए 24-25। अब जो है फौज में क्या होता है, जो मतलब जो चैंपियन बनता है ना, उसको उसके हिस्से में मार पिटाई ही आती है। अच्छा। हाँ, तो अब वो भागे वो, जी। और पेशी हुई मेरी। अच्छा। ठीक है। बोला यही था इनका उस्ताद, यही लेकर आया था, जी। इसी को पूछो। जी। तो अब मेरे को पता तो था, पर अब करे तो क्या करे। जी। अब उसको समझाया था, तो फिर बोला कि भाई क्या क्या कहाँ गए भाग के। मैं बोला सर मेरे को नहीं पता है। जी। ठीक है, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, अगर मेरा हाथ होता तो मैं क्यों रहता, मैं भी चला जाता। जी, सही बात है। ठीक है। फिर वो अजब सिंह ने मेरे को बोला देख लिया। जी। बोला बचे हुए थोड़े बहुत अभी 2-4 दिन में वो भी चले जाएंगे। जी। फिर मेरे को लगा, फिर जहाँ जाए वहाँ गुजरातियों की यही बेइज्जती होती थी। जी। तो उस टाइम पे मेरा भी कभी कभी मन करता था जी। कि यार अभी तो शुरू नहीं हुआ, इतना कष्ट है, तो शुरू होगा तो कितना कष्ट होगा। जी। फिर मैं जब थोड़ा अकेले बैठता था, मैं फिर सोचता था कि यार तो तेरे पिताजी ने जितनी धुलाई की उतनी धुलाई तो थोड़ी हो रही है यहाँ पे। सही बात है ना। सही बात है। चलो कोई नहीं। फिर क्या होता है, जो एक चीज़ है कि जैसी आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वैसा आपका मनोबल बनता है। जी। फिर मैंने ना, मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हुए थे, कोई कर्नाटक के थे, कोई केरला के थे, कोई तमिलनाडु के थे, और वो धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ, और वाकई में 2 दिन बाद और थोड़े बहुत भाग गए। जी। है ना। तो ये मान के चलो कि अब 40 में से हम 2-3 लोग जो है अच्छा। वहाँ पे हो रहे, बाकी तो अलग अलग उससे आए थे, बट थे गुजराती। जी। हमारे साथ वाले आए हुए तो थे ही, जी। पर दूसरे भी जो गुजरात से आए हुए थे, जो हमारे से पहले की प्लाटून होगी, जो बाद में आई होगी अलग अलग जगह से, क्योंकि ये तो जामनगर वाला हमको भेजा था। जी। है ना। तो अब अहमदाबाद वाला अलग होगा, ये सब अलग अलग आते हैं, लॉट चलता ही रहता है, हर 3-3 महीने में आते हैं। जी। 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 तो भाई भाग गए बहुत सारे, हम 2-3 लोग थे। शुरू हुई ट्रेनिंग, तो उससे पहले मेरे साथ वाले जो थे उनकी ट्रेनिंग का प्लाटून नंबर वगैरह मिल गया। जी। मेरा जो आपको बताया था ना मेडिकल वाला इशू, हाँ। वो मेरे में निकला। जी।
और मेरे को जो है फैट फ्लूट बोलते हैं, ये जो पाँव का पंजा होता है ना, जी वो ये जो बताते हैं जी ये जो है इसमें गैप होता है तकरीबन लोगों में, जी 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 है ना, फ्लैट फुट बोलते हैं जी तो मेरा ये फ्लैट फुट में आया। जी अच्छा, अब मेरे को उन्होंने जो है अस्पताल में MI रूम से अस्पताल रेफर किया। अस्पताल में वो पूरा बारीकाई से देखते हैं कि अभी यहाँ तक खर्चा बहुत होता है सरकार का, जी एक बंदे को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत खर्चा होता है, ट्रेन का ये वो फलाना ढिकना, जी जिम्मेदारी भी बन जाती है। जी जी फिर उन्होंने जांच पड़ताल की, फिर गया मेडिकल जो MS था गया का, वहाँ से डॉक्टर मैडम चारू चौधरी नाम था, जी ठीक है, सबके नाम भी याद है। जी 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 तो उन्होंने भी फिर बोला कि ये तो मेरे लेवल के बाहर है, जी मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उस टाइम पे वहाँ पे कोई वो नहीं थे मशीनरी या जो कुछ भी है, जी तो उन्होंने फिर वहाँ से मेरे को लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में रेफ़र किया। जी तब तक जो है यहाँ मेरे साथ वालों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अब जी। मैं उतने साल पीछे हो गया, जी 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 मतलब उतने टाइम के 3 लिए महीने 2-3 महीने जो जी मैं वहाँ से फिर गया लखनऊ गया तो वहाँ हमको एडमिट किया, जी 2 दिन रखा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले से 200-300 लोग रिक्रूट आए हुए थे, तो हम इसी प्रॉब्लम के लिए? हाँ, नहीं, अलग अलग प्रॉब्लम सब। जी, जी, वो तो कमांड हॉस्पिटल है, ओके। वहाँ तो छाती से लेकर सब कुछ। जी तो फिर भाई बड़ा वहाँ भी परेशानी, 2 दिन रोज एक उत्सुकता रहे कि कब अपना सिलेक्शन होगा। जी और देखा एक दिन 11 बंदों को रिजेक्ट कर दिया। जी उनकी जो मार्कशीट होती है उसको बीच में से वो फाड़ते हैं, जी मतलब 2 मार्कशीट को बीच वाला हिस्सा खोलते हैं, उसमें लाल थप्पा लगा देते हैं, जो परमानेंट अनफिट होता है उसको। परमानेंट अनफिट, हाँ, मतलब दोबारा उसको जाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी तो वो 10-11 लोग थे, उसमें कहीं घूस दे के जो होता है ना, तो वो सब जी। पकड़े गए। वो कई सारे, बस वहाँ जाने के बाद एक अनुभव हुआ। जी उसके बाद में फिर जो है एक साहिबान थे, उसका नाम मुझे नहीं पता है, जी मेरे साथ मेरा एक भावनगर का एक बंदा और था, जी गोयल करके, जी जयदेव गोयल नाम था उसका। जी तो हम दोनों, उसको भी किसी नस वस में, घुटने में या किसी में निकाला था। जी तो हम दोनों लखनऊ में थे। फिर मेरे को वो एक जो सज्जन मिले, उसने बोला कि भाई पैसा लगेगा, पास करा देंगे। जी तो मैं शुरू से ना ये पैसे देने के खिलाफ रहता हूँ, जी है ना, कि भाई भ्रष्टाचार और पैसे देना, मैं इन सब का बड़ा विरोधी रहता हूँ। जी जी बट वहाँ मैंने सोचा यार ये बंदा कैसे ऐसे कर सकता है। फिर मैंने बोला यार क्या करे, तो वो जो गोयल है वो बोला यार नहीं तो अपने को रिजेक्ट कर देगा, ये वो। फिर मैंने ना अपने भाई साहब को फ़ोन किया उस टाइम, जी तब मेरे भाई पुलिस में नहीं थे। जी मैंने फ़ोन किया, मिला ऐसी ऐसी परेशानी है जी और हो सकता है ये यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं। जी तो मैंने बोला पैसे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर आ जाते तो अच्छा होता, मेरे पास पैसे है नहीं खर्चे के लिए। जी वो लखनऊ आए ट्रेन में। मेरे लिए तो फिर भी लखनऊ वगैरह जाना ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी जी बट मेरे भाई का आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अब उस जगह पे अंडे और यही सब नॉनवेज वगैरह चलता है। जी सही बात है। अब वो साधु आदमी, वो बेचारा दाल रोटी खाने वाला आदमी, जी, जी, उसको मैं तो सब कुछ खा लेता था, अच्छा ठीक है। तो वो बोला यार मैं तो बड़ा वो मैंने देखा मेरे से ज़्यादा वो बीमार हो गया ऐसा लग रहा था। जी 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 मैंने बोला यार मैं तो गलती कर दी आपको बुला के। जी तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो आए, उन्होंने उस टाइम पे 10-15 हज़ार रुपये दिए। जी बोला देख लेना, जैसे जहाँ सोच समझ के डिसीजन लेना, जी और अगर नहीं भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है, घर तो है ही, दोबारा ट्राई करेंगे। ऐसा हौसला किया और फिर मैंने उनको वहाँ से रवाना किया। फिर जो है हमने पैसे तो रखे थे, लेकिन वो बंदा झूठ था, फ्रॉड था। जी वो क्या होता है, मैं ये मैसेज अभी ये जितने भी जो फौज ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, उन सभी युवाओं को देता हूँ कि ऐसा किसी भी आदमी के बहकावे में नहीं आना। फौज में कोई ऑफिसर या कोई भी आदमी
पैसा लेके भर्ती करता है, ये बिल्कुल वाहियात और गलत बात है। ठीक है, आप हमेशा आपके दम पे ही पास होते हो। आप हमेशा अगर मेडिकल फिट फॉर हो तो ही मेडिकल डॉक्टर आपको पास करता है, अन्यथा वो नहीं करता है। अब ये जो घोटाले वाली बात होती है, क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप के आदमी होते हैं वो, जैसे मैं चित्रक को जानता हूँ, अब मेरे साथ 4 बंदे आए हैं, चित्रक IAS ऑफिसर है या कोई बड़ा अधिकारी है जी, तो मैं अंदर जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं आता हूँ, आपकी बात करके आता हूँ, बाहर वालों को ऐसा बोलूंगा और अंदर उसके पास जाऊंगा, हाय हेलो करके बाहर आ जाऊंगा। जी, आपको लगेगा कि हाँ यार हमारी बात कर दी इसने, जी, ठीक है। फिर मैं बाहर आके आपको बोलूंगा कि भाई साहब ने बोला है कि अभी लाख रुपया ले लो और जब पास का सर्टिफिकेट मिलेगा तब आप दूसरे लाख कुछ टाइम पे देने हैं। जी, तो ऐसा अगर कोई बोलता है और ऐसा कोई कहता है तो आप मेरे जैसे आदमी का संपर्क करो, जी, अन्यथा बहुत सारी संस्थाएं हैं, ACB है, एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, दूसरी भी फौज में बहुत सारी संस्थाएं हैं। फौज के किसी भी अधिकारी को बताओ कि श्रीमान इस बंदे ने मेरे से जो है पैसे रिश्वत लेने की बात की है, मेरा भी संपर्क करना है तो मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, 5 दफ़ा 9 मतलब कि 5 टाइम 9 999 20217 5 नवड़ा 20 21 7। अगर इस प्रकार से भर्ती होते समय कोई आदमी आपसे पैसे की बात करता है तो बिल्कुल गलत है। पैसे से फौज में किसी को भर्ती नहीं किया जाता है। और हम विशाल सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू जी, यस सर। वो आपकी बात हुई थी कि 15,000, हाँ, तो उसने 5,000 रुपये की मेरे को बताया था कि 5-5 हज़ार रुपये दोनों के लगेंगे। जी, तो उसके बाद में फिर जो है मेडिकल ऑफिसर जो है एक सरदार थे, 6-6.25 फीट हाइट और वो कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ के, और उन्होंने हमारा मेडिकल करना था। जी, तो मेरे डॉक्यूमेंट में अच्छा सा फोटोग्राफ था, मतलब एक ब्लेज़र वगैरह पहना हुआ और सब टाई वाई लगी हुई। जी, और जैसे ही मेरा नंबर आया मैं अंदर गया, मैंने नेम प्लेट बाहर पड़ी थी, डॉक्टर और कुछ डेकोरेशन था उनका, डेकोरेशन मुझे याद नहीं है जी, बट डॉक्टर कर्नल छाबड़ा, AS छाबड़ा या KS छाबड़ा जी, वो उनका नाम था। मैं अंदर गया, मेरे को बड़ा ही अंदर से घबराहट हो रही थी जी, क्योंकि वो मेरा आखिरी एग्ज़ाम था। ऑलराइट सर। अगर वहाँ से मेरे को रिजेक्ट करते तो शायद मैं आज आपके पास यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। जी, जी, जैसे ही छाबड़ा साहब ने वहाँ मेरे को बुलाया और सीधा बोला, वहाँ ना फालतू की बातें नहीं होती है जी, वो सीधा उन्होंने बोला बायां पैर उठाओ। जी, मैं टक से उठाया, थोड़ी देर उन्होंने गैप दिया, जी, ठीक है नीचे रखो, दाहिना पैर उठाओ। जी, मैंने दाहिना पैर उठाया, ओके। फिर वहाँ एक होता है, उस बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था, जी, बोला पैर गीले करके आ जाओ। मैं पैर गीले करके आया, तो वहाँ पे ना वो लाल कलर का वो बरंडा जैसा था, जी, बोला उधर चलो। मैं चला वहाँ पे, फिर उन्होंने पूछा 2 ही चीज़ पूछी मेरे को, जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बोला श्रीमान गुजरात, जी, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। जी, ओके ठीक है, बस इतना बोला। मेरा दिल किया कि मैं उनको पूछूं जी, कि सर मैं पास हूँ। जी, जी, फिर क्या था, अंदर से घबराहट भी थी क्योंकि आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं ना वो मतलब बड़ा वो तुम पूछोगे नहीं पूछोगे, जो है वही रिजल्ट देने हैं। जी, सही बात है। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, जी, लेकिन मैं जाना था मेरे को यहाँ से, जी, और हड़बड़ाहटी में मैं जल्दी कर गया, मैं ऐसा उनके पीछे से निकल गया, जैसे कैमरा है ना पीछे से निकल गया, जी, तो चेयर जी, पे बैठे थे वहाँ से। जी, तो उन्होंने जो है मेरे को याद है ग्रीन कलर की पेन थी, जी, और FIT लिखते हुए मैंने उनको देखा। हाँ, इतना मैंने देखा और मैं तुरंत फटाक से निकल गया बाहर। हाँ, उसके बाद गोयल गया, तो उसने भी बोला गुजरात भावनगर, ठीक है जी आया। दूसरे दिन सवेरे वो आया श्रीमान, बोला लाओ पैसा। मैंने बोला किस चीज़ का? जी, तो
तो बोला मैंने बताया था ना मैं साहब को बताऊंगा। जी मैंने बोला ठीक है चलो साहब के पास, जी 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 साहब को देंगे आपको क्यों दें। जी ठीक है, अब वो बौखला गया, बोला मैं ये कर दूंगा। मैंने बोला ठीक, मेरे को मालूम था। जी मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि अंदर से वो हो जाता है कॉन्फिडेंस, तो मेरे को मालूम था कि बंदा झूठा है। और वहाँ पे भी कई कई जगहों पे लिखा हुआ रहता है कि रिश्वत जो है वो कोई मांगता है तो बताओ, जैसे मैंने अभी बताया ना वैसे जी। वहाँ पे भी होता है। जी तो वो मैंने तो पूछा तो वो घबरा गया। वो मैंने बोला चलो चावड़ा साहब के पास चलते हैं। जी, मैं जी। दे दूंगा उधर 5 क्या 10 दे दूंगा यार, जी मैं दे दूंगा चलो। अगर वो खुद कर्नल साहब बोलते हैं कि हाँ देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा। जी सही है। तो तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जी है ना। फिर वहाँ से जब डॉक्यूमेंट बने वापस में गया आने के बाद जो है मेरा भी प्लाटून नंबर वगैरह मुझे मिला। जी प्लाटून नंबर मेरा 38 था। તો મિત્રો આ હતી વિશાલ સરની ટ્રેનિંગ સેન્ટર સુધીની સફર. આપણે આવતા એપિસોડમાં એમની ટ્રેનિંગની સફરથી પોસ્ટિંગ સુધીની ઘટનાઓ અને એમના એક્સપિરિયન્સીસ આવતા એપિસોડમાં જાણીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. જય હિન્દ.